नमस्कार दोस्तों। इतिहास दर्शन परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन चल रहा था और उसमें उस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे ऑसवाल्ड स्पेंगलर को। ऑसवाल्ड स्पेंगलर जर्मनी की यूँ कहिए कि जो स्कूल है आपके इतिहास दर्शन की, उससे रिलेटेड है और इनके बारे में आज हमें वो डिटेल से पढ़ने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, बहुत ही एक यूँ कहिए कि इतिहास दर्शन में जितने भी दार्शनिक हैं इन सब में अगर मुझे किसी एक आपका सबसे पसंदीदा इतिहासकार कौन से हैं तो मैं कहूँगा स्पेंगलर। ये सबसे मतलब यूँ कहिए कि इंटरेस्टिंग है और इनकी बातें काफ़ी कुछ यूँ कहिए कि अपने को एक हार्ट टचिंग बातें हैं जो लगता है कि वास्तव में इन्होंने बहुत सही कहा था। तो इनकी इतिहास दर्शन की अगर अपन बात करें तो इनका इतिहास दर्शन मूल रूप से संस्कृति को केंद्र में रखते हुए किया गया है। तो संस्कृति पर इन्होंने ऑलमोस्ट बात की थी। ये बहुत पुराने नहीं है, 1880 और 1936। 1880 में इनका जन्म हुआ और 1936 में इनकी मृत्यु हुई है। तो इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा था, प्रथम विश्व युद्ध देखा था और उस प्रथम विश्व युद्ध को देखने के कारण यूँ कहिए कि एक निराशवादी व्यक्ति हो चुके थे और नकारात्मकता भर गई थी इनके अंदर से और इसके कारण ये चर्चित भी हुए। तो आज हम इनमें क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले इनमें हम देखेंगे इनकी रचनाएं देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। उसके बाद में इनका योगदान देखेंगे कि इनका इतिहास दर्शन में क्या योगदान है और इसके बाद इनका कुछ अपन मूल्यांकन कर लेंगे। तो 3 बातें हम इनमें देखने वाले हैं, ठीक है। 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रचनाओं में। तो रचनाओं में सबसे पहली इनकी जो पुस्तक है सबसे अहम भी है। आज स्पेंगलर को अगर हम पढ़ रहे हैं, आज अगर स्पेंगलर का विश्व इतिहास में, विश्व पॉलिटी में भी इवन अगर नाम है तो किसी एक पुस्तक के कारण है और वो है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की सभ्यता का पतन। पश्चिम का पतन। डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, ठीक है, पश्चिम सभ्यता का पतन। हालांकि ऐसे शब्द सभ्यता है नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं सभ्यता बोल इसलिए रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे कि यहाँ पे पश्चिम का क्या मतलब है। तो यहाँ पे पश्चिम इंडिकेट टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो पश्चिमी सभ्यता का पतन है, लेकिन किताब का नाम डिक्लाइन ऑफ वेस्ट है और द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, द डिक्लाइन द कर दो आगे, द डिक्लाइन, क्योंकि ये विशिष्ट बात है, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट कर दो, हाँ ये विशिष्ट बातें हैं। तो यह पुस्तक अहम पुस्तक थी इनके जीवन की। हालांकि इन्होंने इसको लिख तो बहुत पहले लिया था, लेकिन ये पब्लिश बाद में होती है। पब्लिश होती है 1918 में, पहली प्रति पब्लिश हुई और बहुत ही जल्द करीबन 3 साल के भीतर ही 90,000 प्रतियां बेच दी गई। 90,000 आप सोच सकते हो उस समय के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा था। 90,000 आज के समय के लिए भी अद्भुत आंकड़ा है पुस्तक बेचने के मामले में। 90,000 किताबें बेचना बहुत मुश्किल काम होता है। आप सोचिए 1918 के दौर में जब विश्व युद्ध आपके खत्म हुआ था, विश्व युद्ध के दौरान ये किताब लिखी गई थी, तो उस समय इस पुस्तक को लिखा गया था और 90,000 प्रतियां बेच दी गई। उसके बाद में सेकंड एडिशन आया इसका 1922 में। तो फर्स्ट एडिशन 1918 में और सेकंड एडिशन इसका 1922 में निकलता है। तो 2 एडिशन इसके आए डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट के। इस किताब ने स्पेंगलर को स्पेंगलर बनाया। इसी किताब ने स्पेंगलर को वो ख्याति दी जिसके कारण आज हम स्पेंगलर को पढ़ते हैं। अब देखिए इस किताब में बातें क्या, देखो वैसे तो अगर मैं बात करूं इनका पूरा इतिहास दर्शन इसी में छिपा हुआ है। देखो इसमें उल्लेख किस किस बात का है। अपन जो इतिहास दर्शन की आज बात करेंगे वो पूरा इतिहास दर्शन इसी पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, इस पुस्तक के अंदर विश्व इतिहास भी लिखा हुआ है। विश्व इतिहास का मतलब आपके संस्कृति और सभ्यताओं का सारा इतिहास है। इसमें 9 संस्कृतियों का अध्ययन किया हुआ वो भी है। खास बात देखिए, ये पुस्तक जो है
ये पुस्तक आपके बिल्कुल निराशावादी पुस्तक है। निराशावादी पुस्तक जिसे अपन कहते हैं, जिसमें आशा की कोई किरण नहीं होती। क्या होता है निराशावादी? निराशावादिता का मतलब होता है पराजय स्वीकार करना। स्पेंगलर ने कहा था कि यह जो युग चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट का दौर है, अंतर्द्वंद्व का दौर है, लड़ाई झगड़ों का दौर है। और इसमें अब दो ही विकल्प है आपके सामने। इस अंतर्द्वंद्व में दो ही विकल्प है, या तो आप मजबूत रहो, यहां पराजय स्वीकार कर लो। और स्पेंगलर अपनी इस पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में कहते हैं कि मजबूत रहना अब संभव नहीं है, अतः आप पराजय स्वीकार कर लो। इससे बड़ी निराशावादिता शायद ही कोई होगी। ये निराशावादिता संभवतः प्रथम विश्व युद्ध के घटनाक्रमों से प्रभावित थी या उसका परिणाम थी। स्पेंगलर ने प्रथम विश्व युद्ध देखा था और शायद उसी वजह से इनमें वो निराशावादी नकारात्मक भावना भर गई थी। तो ये पुस्तक एक निराशावादी दृष्टिकोण जो है वो रखती है। और सबसे खास बात देखिए, निराशावादिता के साथ साथ में ये नियतिवादिता पर भी बल देती है। ये पुस्तक में लिखा है कि जो नियति में लिखा है वो होके रहेगा। तो नियतिवादी और निराशावादी ये इस पुस्तक की ये एक प्रकार से प्रकृति है। इस पुस्तक का नेचर है कि इसमें बहुत सारी निराशावादी बातें की गई है। और यही कारण था विद्यार्थियों, यही कारण था कि इस पुस्तक को जो प्रथम विश्व युद्ध में जो देश हारे थे, जिन देशों को बहुत क्षति हुई थी, उन देशों ने इस पुस्तक को भरपूर पढ़ा और उसी वजह से वो 90,000 प्रतियां बिकी थी। तो ये निराशावादी दृष्टिकोण जो था, ये दृष्टिकोण ने लुभाया किसको? पराजित देशों को। तो हम ये कहेंगे कि पराजित देशों के द्वारा इस किताब को पढ़ा गया, स्पेशली ऐसा नहीं केवल पराजित देशों, तो पराजित देशों के द्वारा इस पुस्तक को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसमें वही निराशावादी बातें थी। और क्या कहते हैं ना, जब हारा हुआ व्यक्ति होता है, वो हारा हुआ व्यक्ति हमेशा ऐसी चीजें ही पढ़ना पसंद करता है। हारा हुआ व्यक्ति नेगेटिविटी की ओर विश्वास करता है, उसको भगवान पर ज्यादा विश्वास हो जाता है, लगता है कि सब कुछ फिक्स है, मैं तो कुछ नहीं हूं। तो इस प्रकार से बिल्कुल वो हताश हो जाता है और हताश व्यक्ति ऐसे निराशावादी दृष्टिकोण को पसंद करता है। तो कहते हैं कि इस डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट की जो भाषा है, बड़ी क्लिष्ट भाषा है, बड़ी मुश्किल भाषा है। एक यूं कहिए कि इतनी आसान ग्राह्य भाषा नहीं है, बहुत मुश्किल भाषा है। उसके बावजूद भी इतना पसंद इस किताब को क्यों किया गया? तो माना गया कि हो सकता है कि इस निराशावादी और नीतिवादी दृष्टिकोण के कारण इस प्रथम विश्व युद्ध में जो देश पराजित हुए थे, उन्हीं पराजित देशों के द्वारा इसको पसंद किया गया था। इस पुस्तक के अंदर अगर अपन देखें तो पूरा इतिहास दर्शन हमें मिलता है। तो ये 4 बातें इस किताब के बारे में याद रखनी ही है। अब अपन आगे और देखेंगे कि और कौन कौन सी रचनाएं थी। तो देखिए, सबसे बड़ी रचना तो यही थी, सबसे बड़ी रचना इनकी द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट भी थी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण एक और रचना इन्होंने इससे थोड़ी सी बीच में 18 और 22 के बीच में इनकी ये पहली रचना होगी। इनकी दूसरी रचना 1920 में आती है और उसका नाम था मनुष्य एवं वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, ये इनकी दूसरी पुस्तक थी। और एक तीसरी छोटी पुस्तक इन्होंने और भी निकाली थी वर्ष 1933 में। वर्ष 1933 में विद्यार्थियों क्या हुआ था, हिटलर, नाजीवादी हिटलर ने कई सारी अहम विजयश्री हासिल की थी। हिटलर जीता था उस समय, और जब हिटलर जीता तो ये बात स्पेंगलर को बहुत अच्छी लगी थी। 1933 की बात कर रहा हूँ, 36 में तो इनका स्वर्गवास हो गया। 1933 में जब हिटलर की विजय हुई तो ये बड़े प्रसन्न हुए थे। हिटलर का बकायदा इन्होंने सम्मान किया था। उनको लगा था हिटलर, और क्यों किया उसका कारण भी मैं आगे बताऊंगा। और उनके इस सम्मान में इन्होंने उस 1933 को निर्णय वर्ष घोषित किया, डिसीजन ईयर। क्या कहा है? निर्णय वर्ष, डिसीजन ईयर घोषित किया। और इन्होंने यहां पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था देयर। ये जर्मन भाषा का ग्रंथ है और भाषा भी जर्मन है, ठीक है।
एंत साइडुंग। ये है एक कृति, देयर एंथ साइडुंग और देयर एंथ साइडुंग, दूंग पीछे। इस पुस्तक के अंदर, ये 1933 के अंदर जो ये पुस्तक लिखी गई, इसमें हिटलर और नाजीवाद की प्रशंसा की गई थी। इसके पीछे कारण था। कारण ये था कि स्पेंगलर का ये मानना था कि हिटलर एक ऐसा व्यक्ति है जो वेस्टर्न कल्चर, जिसकी हम पश्चिम की पतन की बात कर रहे हैं, इसको पुनर्जीवित करने का काम हिटलर ने किया था। उस पश्चिम की सभ्यता के पुनर्विकास का काम हिटलर ने किया था। इसलिए इसने हिटलर का एक प्रकार से सम्मान करता था, हिटलर का एक प्रकार से स्वागत करता था, और इस वजह से उन्होंने इस पुस्तक जो है वो लिखी थी। 1933 को निर्णय वर्ष घोषित किया था। तो ये इनकी 3 मेन किताबें थी जो हमें ध्यान रखनी है। देखो विद्यार्थियों, ऐसा बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इन 3 किताबों के बारे में हमें पता करना है। अब हम आते हैं उनके योगदान के बारे में। तो देखिए, इसमें आपको क्या याद रखना है? स्पेंगलर, एक तो ध्यान रखना जर्मन स्कूल से संबंधित है। दूसरा, बाकी देखो म्यूनिक में पढ़े, बर्लिन में पढ़े, हॉल विश्वविद्यालय में पढ़े, कहाँ पढ़े, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस एक देश थोड़ा ध्यान रखना और इनके योगदान ध्यान रखने हैं। तो ये 3 किताबें हो गई। अब मैं आता हूं इनके योगदान के ऊपर, ठीक है, कि इनका क्या योगदान रहा है इस इतिहास दर्शन के अंदर, हम क्यों पढ़ते हैं इनको, योगदान। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट को बहुत ही क्लियर कट तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। आप साथ साथ में समझते रहना। पीडीएफ दे दूंगा जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, आराम से उसको याद भी कर सकते हो। इन्होंने कहा था कि इतिहास शाश्वत है। ध्यान रखना, क्या कहा था? ये कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि किसने कहा था इतिहास शाश्वत है? इतिहास शाश्वत है। शाश्वत का क्या मतलब होता है? शाश्वत का मतलब ये होता है कभी खत्म नहीं होने वाला, जिसका न आदि हो, जिसका न अंत हो, सनातन चलता रहे, उसे अपन शाश्वत बोलते हैं। इन्होंने कहा था इतिहास शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। इतिहास शाश्वत है। और आगे इन्होंने क्या कहा है कि अब देखो, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाओ। देखो, मैं स्पष्ट बोल देता हूं, मैंने परिचय वीडियो में बोला था, मेरा सबसे पहला प्रयास ये है कि आपको कोर्स अच्छे से पूरा करवा दूं। जैसे ही कोर्स हो जाएगा तो उसके बाद अपन देखेंगे, अगर टाइम मिलता है तो हम उसको ऑब्जेक्टिव भी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं एक और चीज बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव की अपनी सीमा होती। कंसेप्ट अगर अपन क्लियर कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव भले कहीं से भी बन जाए, कोई दिक्कत वैसे नहीं आनी। और वैसे भी पैनोरमा वगैरह में ऑब्जेक्टिव पीछे दिए हुए, आप खुद भी उसका अभ्यास कर सकते हो, और बाकी कोई इतना है नहीं। ठीक है, तो देखिए, इतिहास शाश्वत है। और फिर इन्होंने आगे क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा कि इतिहास शाश्वत है जिसके अंदर संस्कृति और सभ्यता इसके प्रमुख तत्व है, और जिनका उत्थान पतन होता रहता है। क्या बोला? इतिहास शाश्वत है जिसमें, ध्यान से समझना, मैं एक एक बात क्लियर करता हूं, जिसमें संस्कृति व सभ्यता तत्व है जिनका उत्थान व पतन, उत्थान व पतन, ठीक है, कैसे होता है ये भी मैं आगे क्लियर करूंगा। ठीक है, अब देखिए, सभ्यता और संस्कृति में क्या फर्क है, मैं एक बार फिर बता देता हूं। और स्पेंगलर ने क्या कहा इसके संबंध में, ये देखिए, स्पेंगलर ने कहा कि जब संस्कृति का, देखो संस्कृति का उसने कहा था विकास होता है, जन्म होता है, विकास होता है, उसके बाद में धीरे धीरे पतन होता है, और संस्कृति के पतन की जो अंतिम अवस्था है उसे इन्होंने सभ्यता कहा है। देखिए, मैं इसको एक अलग पॉइंट में लिख लेता हूं। क्या कहा था इन्होंने कि संस्कृति के पतन की अंतिम अवस्था, जब पतन होना शुरू हो जाता है, पतन की आखिरी जो अवस्था होगी, अंतिम अवस्था क्या होती है? सभ्यता। ऐसा कहते हैं स्पेंगलर। बस सभ्यता बच जाती है। ठीक है, अब देखिए, तो इन्होंने क्या कहा, इतिहास शाश्वत है जिसमें संस्कृति व सभ्यता
नामक दो तत्व है जिनका उत्थान व पतन निरंतर आपके होता रहता है, ऐसा इन्होंने कहा था। आगे देखिए इन्होंने क्या किया। अब इस हेतु इन्होंने किया क्या, इस हेतु इन्होंने यूं कहिए कि दुनिया भर की 9 संस्कृतियों का अध्ययन किया। विश्व की क्या किया, विश्व की 9 संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। ध्यान से समझना विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलनात्मक अध्ययन किया। तो कई बार ये सवाल पूछते हैं कि किस निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वैश्विक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया, या सवाल पूछते हैं निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संस्कृति की उत्थान और पतन की बात कही थी। तो ध्यान से समझते रहना। अब कई बार यूं भी पूछ लेते हैं कि कौन सी संस्कृतियों का इन्होंने अध्ययन किया था, तो मैं उसको आपके कोष्टक में लिख लेता हूं। देखो, अरब संस्कृति की बात की थी इन्होंने हिंद की संस्कृति, भारतीय संस्कृति का भी अध्ययन किया था। इन्होंने आपके मिस्र की संस्कृति का भी अध्ययन किया था। इन्होंने चीन की संस्कृति का भी अध्ययन किया था। इसके अलावा मैक्सिकन संस्कृति का भी अध्ययन किया था। इसके अलावा इन्होंने रूस की संस्कृति का भी अध्ययन किया था। और इसके अलावा देखो, रूस, अरब, हिंद, मिस्र, चीन, मैक्सिको हो गया। यूरोपियन, जिसे इन्होंने फाउस्टियन बोला है, फाउस्टियन जैसे यूरोप कह सकते हो आप, यूरोपियन संस्कृति का भी इन्होंने अध्ययन किया है। और फाउस्टियन के अलावा इन्होंने बाबुली संस्कृति और क्लासिकल संस्कृति, कौन सी, बैबुलियन होगा, बाबुली संस्कृति और आपके क्लासिकल संस्कृति, आयोनियन कह सकते हो, क्लासिकल, ठीक है। ये 9 संस्कृतियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 9 संस्कृतियों का इन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया था। और इस अध्ययन के बाद में इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला विद्यार्थियों, निष्कर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। इन 9 संस्कृतियों का इन्होंने अध्ययन किया और इस अध्ययन के बाद में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। इन्होंने ये कहा कि 9 संस्कृतियां अपने अपने में यूनिक है, किसी भी संस्कृति की दूसरी संस्कृति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब अरब की संस्कृति हिंद की संस्कृति को प्रभावित नहीं करती, हिंद की संस्कृति अरब की संस्कृति को प्रभावित नहीं करती। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सभी संस्कृतियां, क्या कहा इन्होंने, कि सभी संस्कृतियां अपने अपने में भिन्न है। क्या कहा, सभी संस्कृतियां अपने अपने में भिन्न है और एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डालती, एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालती, ठीक है। कितनी महत्वपूर्ण बात करिए कि जितनी भी संस्कृतियों का इन्होंने अध्ययन किया और इनके बारे में क्या कहा कि सारी संस्कृतियां अपने अपने में क्या है, भिन्न है। मतलब ये हुआ कि सभी के अलग अलग मूल्य है, सभी की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। कोई भी संस्कृति पूर्ण रूप से, बिल्कुल यूं कहिए कि बिल्कुल भी इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। सभी संस्कृतियां पूर्ण रूप से अपने अपने में भिन्न है, सभी संस्कृतियां भिन्न है और एक दूसरे पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालती, ऐसा इन्होंने कहा। और क्या कहा, और ये कहा कि जितनी भी संस्कृतियां हैं, ये देखो इस अध्ययन के बाद के निष्कर्ष है, और इन्होंने कहा जितनी भी संस्कृतियां सारी विकासशील हैं। विकासशील का मतलब क्या हुआ, विकासशील का मतलब ये हुआ कि जिनका निरंतर विकास हो रहा है। सारी संस्कृतियां कैसी है, विकासशील है और ये सारी संस्कृतियां आपके, इनमें निरंतर विकास जो है वो आपके चलता रहता है। और इन्होंने कहा था कि देखो संस्कृति के अंदर क्या होता है, समाज होता है। और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक समाज अपने अवश्यंभावी अंत, अवश्यंभावी अंत का क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक समाज का अंत होना तय है। अवश्यंभावी अंत से पहले, जो अंत निश्चित है उससे पहले वो आपके एक सृजनात्मक संस्कृति और असृजनात्मक सभ्यता से होकर गुजरता है। क्या कहा था, मैं वापस लिखता हूं यहां पे कि प्रत्येक समाज, क्योंकि संस्कृति का अंदर जो आत्मा होती है वो समाज ही होती है, ठीक है। उन्होंने क्या था, प्रत्येक समाज अपने अवश्यंभावी, अवश्यंभावी का मतलब जरूरी है, अवश्यंभावी
अंत से पूर्व सृजनात्मक संस्कृति व असृजनात्मक सभ्यता से होकर गुजरता है। सभ्यता से होकर गुजरता है, ऐसा कौन कह रहा है? स्पेंगलर। प्रत्येक समाज जो है वो आपके यूं कह सकते हो आप सीधे शब्दों में कि विकासशील है। ये विकास की यात्रा तय करता है। इस यात्रा के क्रम में वो सबसे पहले एक सृजनात्मक संस्कृति से गुजरता है, फिर आपके असृजनात्मक सभ्यता में आता है और उसके बाद में उसका अवश्यंभावी क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने एक सबसे अहम बात जो बताई वो ये कही इन्होंने कि प्रत्येक जो ये सभ्यता है, जो संस्कृति है, इस संस्कृति का अंत होना तय है। प्रत्येक संस्कृति का क्या लिखा था इन्होंने? उत्थान व पतन होता ही है। तो देखिए क्या लिखा है इन्होंने, ये कहा कि प्रत्येक संस्कृति का अंत होना निश्चित है, अंत होना निर्धारित है। और इन्होंने एक बात और भी कही कि लगभग एक संस्कृति करीबन 800 से 1000 वर्ष तक अस्तित्व में रहती है, वर्ष तक अस्तित्व में रहती है, ऐसा इन्होंने कहा था। क्या कहा था? कि प्रत्येक संस्कृति का अंत निश्चित है और 1000 वर्ष तक एक संस्कृति लगभग रहती है। और खास बात देखिए फिर आगे क्या कहा, जैसी एक संस्कृति समाप्त होगी, जैसे ही एक संस्कृति समाप्त होगी, एक संस्कृति समाप्त होगी, वैसे ही एक नवीन संस्कृति, वैसे ही नवीन संस्कृति का उद्भव होगा। संस्कृति का क्या होगा? उद्भव होगा। देखिए यहां पे एक बहुत बड़ी बात निकलकर विद्यार्थियों सामने आ रही है। एक होता है चक्रीय सिद्धांत, एक होता है आपकी रेखीय सिद्धांत। रेखीय सिद्धांत में इतिहास अपनी गति से आगे बढ़ता है। चक्रीय सिद्धांत के अंदर रिपीटेड मोड पे चलता है, घटनाएं रिपीट होती है। चक्रीय सिद्धांत में चक्र की तरह घटनाएं रिपीट होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक संस्कृति समाप्त हुई, दूसरी संस्कृति उद्भव हुई, ये चक्रीय सिद्धांत है। इस आधार पर हम कहते हैं कि स्पेंगलर ने रेखीय सिद्धांत को खारिज करके चक्रीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्पेंगलर ने क्या किया। इस हिसाब से रेखीय सिद्धांत खारिज किया। मैं आगे और समझाऊंगा इसको। खारिज कर चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किया। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तो इतिहास शाश्वत है जिसमें संस्कृति और सभ्यता दो तत्व है जिनका उत्थान व पतन होता ही है। ठीक है, जब एक संस्कृति का पतन होगा तो दूसरी नई संस्कृति का उत्थान हो जाएगा। ये चक्रीय सिद्धांत है। और इन्होंने इस हेतु नव संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद पाया कि सभी संस्कृतियां अपने अपने पे यूनिक है, कोई संस्कृति किसी दूसरी संस्कृति को प्रभावित नहीं करती और सभी अपने अपने में डिफरेंट है और सारी संस्कृतियां विकासशील है। इन संस्कृतियों के अंदर का जो समाज है, ये समाज आपकी एक प्रकार से विकासशील है, गति करता है। इनके अंत से पूर्व जो अवश्यंभावी है, इनका अंत, उस अंत से पूर्व यह एक सृजनात्मक संस्कृति और असृजनात्मक सभ्यता से होकर गुजरता है। और आगे इन्होंने क्या कहा है कि एक संस्कृति लगभग 800 से 1000 वर्ष तक अस्तित्व में रहती है और जब वो समाप्त हो जाती है तब एक नवीन संस्कृति का उद्भव होता है। इसे अपन चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। और उन्होंने क्या कहा था कि पश्चिम की सभ्यता अब अंत होने वाला, उसका
पश्चिम की सभ्यता ने 1000 वर्ष पूरे कर लिए। और इस किताब जो है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, तो वो डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट का मतलब क्या हुआ, पश्चिम की सभ्यता का पतन होना शुरू हो चुका है, ये बात वहां पे लागू होती है। और विद्यार्थियों अब अगली स्लाइड में मैं ये समझाने वाला हूं, इन्होंने यह भी बताया था कि एक संस्कृति आपके जो 800 से 1000 साल तक अस्तित्व में जो रहती है उसमें भी उसकी 4 अवस्थाएं होती है। और उन्होंने कहा था कि एक संस्कृति की 4 अवस्थाएं 4 ऋतुओं की बात होती है, बसंत ऋतु है ना, शरद ऋतु, इस प्रकार से 4 ऋतुओं के हिसाब से होती है। और वो 4 ऋतुएं कौन सी है, मैं उसको एक अलग स्लाइड पे ले रहा हूं। ठीक है, अब देखिए कोई भी संस्कृति की 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं। ठीक है, कौन कौन सी, देखिए सबसे पहली अवस्था जो स्पेंगलर ने बताई वो बताई बसंत ऋतु। देखो बसंत अवस्था, इन्होंने चारों अवस्थाएं ऋतुओं के आधार पे नाम दिया है। ठीक है, बसंत अवस्था। बसंत अवस्था के पीछे इन्होंने क्या बताया कि मतलब क्या बसंत अवस्था का, बसंत अवस्था का मतलब इन्होंने बताया कि धर्म निष्ठा का काल था, कि जब संस्कृति उद्भव होती है, ध्यान से समझना, जब संस्कृति उद्भव होती है तो उस समय जो है वो आपके सभी व्यक्ति धर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए हम इसको धर्म निष्ठा काल कहते हैं। धर्म के प्रति बहुत विश्वास होता है और एक मानव धर्म से बहुत डरता है, धर्म भीरू होता है, धर्म के प्रति बहुत कायर होता है। क्यों? क्योंकि धर्म से बहुत डरता है। जब संस्कृति का उद्भव होता है तब आपके वो धर्म निष्ठा का काल होता है। मनुष्य आपके क्या होता है, आपके धर्म भीरू होता है। ये धार्मिक चेतना का काल भी आप कह सकते हैं उसको। आपकी जो बुद्धि है वो पूरी की पूरी धर्म के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये किसी भी संस्कृति की प्रथम अवस्था होती है, जिसे हम आपके क्या कहते हैं, बसंत अवस्था कहते हैं। और इन्होंने, स्पेंगलर ने यहाँ पे 2 बेहतरीन एग्जाम्पल दिए हैं कि भारत की संस्कृति की अगर अपन बात करें तो वैदिक काल जो था, वैदिक संहिताएं जो थी आपके, वो वैदिक काल उसी धर्मनिष्ठा काल का प्रमाण था। अगर उस समय उन्होंने कहा कि मैं यूरोप की बात करूं तो ओलंपिक देवियों का जो काल था वो आपके बिल्कुल इसी प्रकार से उनकी बसंत अवस्था थी उस संस्कृति की, यूनान की संस्कृति की। और भारतीय संस्कृति की बसंत अवस्था इन्होंने कहा है वैदिक काल को। उसके बाद देखिए, उसके बाद इन्होंने जो दूसरी अवस्था बताई वो आपके बसंत के बाद में जो दूसरी ऋतु इन्होंने बताई वो बताई ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु बताई है? ग्रीष्म ऋतु बताई है। और इस ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो आपके बसंत के अंदर जो धर्म निष्ठा होती है, जो लोगों के एक प्रकार से धर्म के प्रति जो वो भय होता है, वो भय एक प्रकार से धीरे धीरे एक संशय का रूप लेने लगता है। संशय का मतलब होता है डाउट का रूप लेने लगता है, जहां पर एक व्यक्ति के अंदर जो आत्मबोध होता है, आत्मबोध का मतलब स्व को ज्ञान होना, मतलब अपन किसी रास्ते से जा रहे हैं और अपन ऐसे आत्मबोध हो जाता है कि भाई ये रास्ता गलत है, यहाँ इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। यह आत्मबोध होता है ना, जैसे खुद का ज्ञान हो जाना। तो जब आत्मबोध होता है तो व्यक्ति क्या करता है, एक प्रकार से इन धार्मिकता की आलोचना भी थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो यह जो काल होता है इसे हम कहते हैं संशय का काल, डाउट का काल। संशय क्यों आते हैं और ये संशय किसके बीच का है? ये संशय आता है आपके आत्मबोध हो जाता है व्यक्ति को, और आत्मबोध होने के बाद में व्यक्ति आलोचनात्मक हो जाता है। तो इस समय होता क्या है, आलोचनात्मक होने के बाद में व्यक्ति जो है वो आपके इतना विश्वास नहीं करता संस्कृति के ऊपर जितना वो आपके बसंत काल में करता है। ठीक है, इस वजह से यूं कहिए कि ये ग्रीष्म अवस्था हो जाती है। उसके बाद में तो ग्रीष्म अवस्था में क्या होगा, संशय काल होगा, या आप उसको यूं कहिए कि वो व्यक्ति जो है वो, और इस संशय काल में क्या होगा, सबसे बड़ी बात बताना भूल गए, इस समय विशिष्ट दर्शन विकसित होते हैं, विशिष्ट सिद्धांत आते हैं धर्म के, ताकि वो संशय लोगों का खत्म हो सके। विशिष्ट सिद्धांत आते हैं, विशिष्ट दर्शन आते हैं। तो इन दर्शन और सिद्धांतों के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि किसी भी तरह से संशय को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। और इन्होंने बाकायदा एग्जाम्पल दिया है उपनिषद काल। भारत के अंदर जो उपनिषद काल आया उसको इन्होंने कहा है कि वैदिक
संस्कृति या भारतीय सभ्यता का यह ग्रीष्म ऋतु थी। उसके बाद में, ग्रीष्म ऋतु के बाद में जो तीसरी अवस्था बताइए, वो बताइए इन्होंने पतझड़। कौन सी बताइए? पतझड़। ठीक है, पतझड़ की अवस्था बताइए। और इस अवस्था में क्या होगा, ये संशय और बढ़ते जाते हैं, और संशय बढ़ते बढ़ते संस्कृति प्रौढ़ता को प्राप्त करती है, संस्कृति बुद्धि होनी शुरू हो जाती है। क्या होती है? संस्कृति प्रौढ़ता को प्राप्त करती है, प्रौढ़ता को प्राप्त करती है। ठीक है, संस्कृति क्या करती है? प्रौढ़ता को प्राप्त करती है। और संस्कृति जब प्रौढ़ता को प्राप्त करती है तब क्या होता है? यूं कहिए कि एक प्रकार से बौद्धिक पराकाष्ठा हो जाती है। लोग आपके धर्म की बजाय किसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं? बुद्धि के ऊपर सोचना शुरू करते हैं, तर्क के ऊपर बात होनी शुरू हो जाती है। तो बौद्धिक पराकाष्ठा, तर्कवाद, ये सारी बातें जो है वो उस समय आपकी स्टार्ट हो जाती है। और इस समय कई सारे विश्वकोश लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? विश्वकोश लिखे जाते हैं। और उस समय इन्होंने एग्जाम्पल जो दिया वो दिया आपके कि भारत के अंदर भी क्या हुआ था? बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन अस्तित्व में आना। ठीक है, बौद्ध दर्शन अस्तित्व में आया, जो ये एक प्रकार से बौद्धिक पराकाष्ठा थी। उसी तरह यूनान के अंदर प्लेट, अरस्तु, सुकरात का अस्तित्व में आना। तो सुकरात, अरस्तु का आना, ये आपके भारतीय और यूं कहिए कि इसकी यूनानी सभ्यता की तीसरी अवस्था थी। ठीक है, तीसरी अवस्था। और फिर लास्ट में जो चौथी अवस्था आएगी उसे इन्होंने कहा है शीत ऋतु। क्या कहा है? शीत ऋतु कहा है। और शीत अवस्था जिसे हम कह सकते हो। और शीत अवस्था में इन्होंने क्या क्या लॉजिक दिए हैं? शीत अवस्था में ये कहा कि महानगरीय संस्कृति आ जाएगी, महानगरों की स्थापना होगी। क्या होगी? महानगरों की स्थापना। और उसके साथ साथ ही आपके विज्ञानवादी साम्राज्य संप्रदाय स्थापित हो जाएंगे। तो विज्ञान के संप्रदाय स्थापित होने शुरू हो जाएंगे। और जब विज्ञान के संप्रदाय स्थापित होंगे तब आपके धार्मिक संप्रदाय जितने भी हैं उनका खंडन होना, धार्मिक खंडन होना शुरू हो जाएगा। और आपकी संस्कृति क्या हो जाएगी? सभ्यता में तब्दील होकर संस्कृति समाप्त हो जाएगी। ठीक है, संस्कृति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और ऐसा अभी चौथी अवस्था में कौन गुजर रहा है? ये गुजर रहा है यूनान की संस्कृति जो है वो अभी इसी अवस्था में गुजर रही है। और विद्यार्थियों, सबसे अंतिम बात, जब संस्कृति समाप्त हो जाएगी तब आपके वापस आगे इन्होंने क्या लिखा है कि प्रजातंत्र से लोगों का विश्वास उठेगा। उसके स्थान पे केसरवाद, केसर उस समय जर्मनी के शासक वंश थे। केसरवाद, फासीवाद और नाजीवाद जैसी विचारधाराएं अस्तित्व में आएगी। ऐसा कहा था स्पेंगलर ने। ये इन्होंने क्या बताई थी? संस्कृति की अवस्थाएं। तो 4 संस्कृति की अवस्थाएं जो है वो बताई गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार स्पेंगलर ने संस्कृतियों की 4 अवस्थाएं बताई जो कि ऋतुओं के रूप में थी। तो अपन इसको अगर वापस देखें थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा। बसंत ऋतु जो कि सबसे धर्मनिष्ठ काल माना, फिर ग्रीष्म ऋतु, संशय काल, फिर पतझड़। उसके बाद में इन्होंने शीत ऋतु माना। शीत ऋतु का मतलब इनका ये था कि इस समय संस्कृति समाप्त हो जाएगी। और जब संस्कृति समाप्त हो जाएगी तब इन्होंने आगे कहा कि उस प्रजातंत्र की परिणति एक केशरवाद, फासीवाद, नाजीवाद जैसे तानाशाही रूप में सामने आएगी। ऐसी बातें स्पेंगलर ने कही थी। तो देखिए अभी तक क्या हो गया है? अभी तक हमने क्लियर यही चीज़ें पढ़ी है। सबसे पहले हमने स्पेंगलर के बारे में, इनकी रचना के बारे में देखा। तो निराशावादी, पराजित देश वगैरह ये सारी चीज़ें देख ली, पश्चिम का पतन वगैरह। उसके बाद में हमने देखा इनका योगदान क्या था। तो इन्होंने इतिहास को शाश्वत बताया है और इन्होंने क्या क्या बात की थी वो कर लिया। उसके बाद में हमने ये देखा कि संस्कृति की 4 अवस्थाएं कौन सी बताइए। अब हम देखेंगे कुछ विविध चीज़ें जो स्पेंगलर को अन्य इतिहासकारों से अलग बनाती है। देखिए विविध में हम क्या क्या देखेंगे, या अपन यूं कह सकते हैं इतिहास दर्शन में कौन कौन सा योगदान था। वो तो संस्कृति की बातें थी। इतिहास दर्शन में क्या क्या योगदान रहा है इनका। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेंगलर ने यूरोपियन इतिहासकारों की कटु आलोचना की है।
ठीक है, किसकी? यूरोपियन इतिहासकारों की आलोचना की है, स्पेशली उन इतिहासकारों की आलोचना की है जिन्होंने ये बातें कही है। जैसे कौन सी बातें? तो अपन पहले ये कहेंगे कि यूरोपियन इतिहासकारों की आलोचना, इतिहासकारों की आलोचना क्यों की आलोचना? आलोचना के पीछे क्या कारण जिम्मेदार थे? पहला कारण, इन्होंने ये कहा था कि जितने भी यूरोपियन इतिहासकार हैं, जिन्होंने भी यूरोप को विश्व इतिहास के केंद्र में माना है, ये आपके एक प्रकार से नितांति भ्रामक जानकारी है। ऐसे सभी यूरोपीय इतिहासकारों की आलोचना की है जिसने यूरोप को विश्व इतिहास के केंद्र में माना है कि यूरोप का इतिहास ही विश्व इतिहास है। ऐसा कहने वाले यूरोपियन इतिहासकारों की आलोचना की थी किसने? स्पेंगलर ने। यूरोप विश्व इतिहास का केंद्र कहना भ्रामक है। देखिए यहां पे एक और चीज निकल कर सामने आती विद्यार्थियों, वो मैं बता देता हूं। आपने नाम सुना होगा कोपरनिकस का, और एक नाम सुना होगा आपने टॉलेमी का। देखो टॉलेमी ने क्या कहा था? टॉलेमी ने ये कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर निकालते हैं। ऐसा टॉलेमी ने कहा था कि केंद्र में कौन है? पृथ्वी केंद्र में है और उसके चारों तरफ अन्य ग्रह चक्कर निकालते हैं। जबकि कोपरनिकस ने क्या कहा? उसने कहा कि केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी जैसे कई ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर निकालते हैं। तो टोलमी के सिद्धांत को कहते हैं आपके पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत, और आपके कोपरनिकस के सिद्धांत को कहते हैं सूर्य केंद्रित सिद्धांत। तो टोलमी गलत था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या स्थिति है कि सूर्य केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर निकालते हैं। आगे देखिए, स्पेंगलर ने कहा कि ऐसा जो इतिहास कहते हैं कि यूरोप केंद्र में, वो सारे टोलमी को फॉलो करते हैं। वो किसको फॉलो कर रहे हैं? टोलमी को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए इस शब्द के लिए इन्होंने टोलमैक शब्द यूज किया है। इस धारणा के लिए क्या यूज किया है? टोलमैक। ऐसे सारे इतिहासकार जिन्होंने ये कहा है कि विश्व इतिहास का केंद्र यूरोपीय इतिहास, मतलब यूरोप का इतिहास ही विश्व इतिहास है, वे सारे इतिहासकारों का नाम इन्होंने क्या दिया है? टोलमैक नाम दिया है, क्योंकि टोलमी का ऐसा सिद्धांत था। जबकि इसने खुद को क्या बताया है? कोपरनिकस के सिद्धांत के समान कि सूर्य केंद्र में है और बाकी सारा इतिहास उसके पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर निकालती है। तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो केंद्र में है वो आपके एक प्रकार से इतिहास है, बाकी आपके यूं कहिए कि सारा का सारा सिस्टम चक्कर निकालता है यहाँ पे। तो इस बात को स्पेशली ध्यान रखना है कि इन्होंने यूरोप को, ऐसे जितने भी इतिहासकार थे उनकी आलोचना की जिन्होंने यूरोप को विश्व इतिहास के केंद्र में रखा था, पहली चीज। दूसरी बात, उन्होंने उन इतिहासकारों की भी आलोचना की है जिन्होंने इतिहास का विभाजन कुछ इस प्रकार किया था: प्राचीन, मध्य व आधुनिक। आज हम भारत में भी यही पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। इस प्रकार से ये विभाजन भी गलत है और ऐसा करने वालों की भी आलोचना की है स्पेंगलर ने। स्पेंगलर ने कहा था कि यह विभाजन आपकी रेखीय विभाजन है। कैसा विभाजन है? रेखीय विभाजन है। रेखीय का मतलब क्या हुआ? लीनियर क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सीधा चलता है कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक। ये रेखीय विभाजन नितांत ही अर्थहीन है। विभाजन अर्थहीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर काल की अपनी अलग विशेषताएं होती है। हर काल अपने में कभी आधुनिक रहा होगा, कभी मध्य रहा होगा, तो ऐसी विभाजन नहीं करना चाहिए। तो इस विभाजन की भी इन्होंने, इस रेखीय विभाजन की आलोचना की थी। इसके अलावा इन्होंने एक और आलोचना उन इतिहासकारों की भी की थी जिन्होंने मिस्र, बेबीलोनियाई, चीन, भारत जैसी संस्कृतियों को नगण्य बताया था। ऐसे इतिहासकारों की भी उन्होंने आलोचना की थी। तो हिंद संस्कृति हो, चाहे वो मिस्र की संस्कृति हो, चाहे वो चीन की संस्कृति हो, इन संस्कृतियों को की संस्कृति की आलोचना करने को नगण्य बताने वालों की भी क्या की है? आलोचना की है। बताने वालों की आलोचना, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखना।
तो इन सारे के सारे तथ्यों की आलोचना की है इन्होंने कि ये सारी चीज़ें इस प्रकार थी। उनका इतिहास दर्शन कुछ इस प्रकार से था। अब देखो स्पेंगलर जो थे वो यूँ कहिए कि एक गणित और विज्ञान के विद्यार्थी रहे थे, साइंस और यूँ कहिए कि मैथ्स के विद्यार्थी रहे थे। और साइंस और मैथ के विद्यार्थी होने के कारण उनकी दर्शन के ऊपर सीधा सा इन दोनों विषयों का बहुत इफेक्ट था। इनके दर्शन के ऊपर विज्ञान व गणित का प्रभाव था। विज्ञान व एक मिनट, ये इतिहास दर्शन की पहली बात और ये ले लेते हैं इतिहास दर्शन की दूसरी बात। ठीक है, तो इनका जो दर्शन था उसके ऊपर विज्ञान व गणित का प्रभाव था। विज्ञान व गणित का प्रभाव था। ठीक है, इस कारण इन्होंने क्या किया था, अपने दर्शन को दो भागों में बांट दिया। इन्होंने दर्शन का विभाजन कर दिया। दर्शन का क्या किया है, विभाजन। दो भाग कौन से बांटे, पहला बांटा प्रकृति विषयक। प्रकृति विषयक का क्या मतलब है, प्रकृति का मतलब नेचर, प्रकृति विषयक। और दूसरा जो दर्शन इन्होंने बांटा वो था आपके इतिहास विषयक। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान ये भी पूछ लेते, इतिहास विषयक। अब प्रकृति विषयक क्या था, इन्होंने कहा था कि प्रकृति जो है ये गतिहीन है, मतलब स्थायी है और गतिहीन है, गतिहीन है, साथ साथ में मूर्त भी, आप उसको देख भी सकते हो, सादृश्य भी है। जबकि इन्होंने क्या कहा कि इतिहास जो है यह आपके गतिशील है। क्या है, गतिशील है, स्थिर नहीं है। इतिहास अपनी गति से कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है, अमूर्त है, आप उसको देख भी नहीं सकते। ठीक है, इस प्रकार से बात बताई। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति विषयक है, प्रकृति अपने आप में विस्तार है। प्रकृति क्या है, देश का विस्तार है। देश का मतलब यहाँ पे स्पेस लिया है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इतिहास अपने आप में काल है, टाइम है। एक प्रकार से क्या है, काल है, टाइम है जो चलता रहता है। इन्होंने कहा था कि ये जितने भी स्थायी प्रकृति विषयक विषय हैं, जो विस्तार है इसका, ये आपके काल की जो प्रकृति है, इस यूं कहिए कि जो प्रकृति की जो प्रकृति है जो अपन पढ़ रहे हैं, इस यूं कहिए कि इसकी प्रकृति है हेतुवाद। मतलब किसी न किसी कोई न कोई कारण से ही कोई न कोई घटना होती है, कारण से ही कोई न कोई कार्य होता है। इसलिए कार्य कारण सिद्धांत की बात हुई है प्रकृति विषयक में। इन्होंने कहा था कि हर कार्य के पीछे कोई न कोई ऐसा कारण जिम्मेदार होता है, जिसे अपन हेतुवाद कह सकते हैं, कॉजुअलिटी कहा जा सकता है, हेतुवाद। जबकि इन्होंने इस साइड में क्या कहा, इन्होंने ऐसा इस साइड में ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा कि काल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, नियतिवाद होती है। क्या होती है, नियतिवाद। प्रकृति में कोई भी कार्य किसी न किसी कारणवश होता है। जैसे वो बारिश हो रही किसी कारण से हो रही है, ठीक है ना, अगर आग लगी है किसी कारण से हुई है, आंधी तूफान आए किसी कारण से हुए, तो कार्य कारण सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। जबकि इतिहास में कार्य कारण सिद्धांत लागू नहीं होता, यहाँ पे नियति मायने रखती है। मैंने कहा था ना कि आपको वो जो पुस्तक लिखी इन्होंने, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, उसमें नियतिवाद और निराशावाद प्रधान था वहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि इतिहास की जो प्रकृति है वो नियतिवाद है। मतलब ये हुआ कि घटनाएं निर्धारित है और वो होनी ही होनी है। तो गतिशील है, काल, नियतिवाद, ये तीन इतिहास दर्शन की इन्होंने विशेषताएं बताई थी, गतिशीलता, काल और नियतिवाद। और इन्होंने क्या बोला आगे कि इतिहास की परिभाषा क्या बताई इन्होंने, इतिहास की बड़ी सुंदर परिभाषा बताई इन्होंने कि जीवन अपनी मैं लिख लेता हूं, इतिहास की क्या परिभाषा बताइए, मेरे पास एजेटिक वर्डिंग है इसकी, कि जीवन अपनी आंतरिक प्रवृत्ति, आंतरिक प्रवृत्ति व मौलिक प्रेरणा से, मौलिक प्रेरणा से, जीवन अपनी आंतरिक प्रवृत्ति व मौलिक प्रेरणा से विकास और निर्माण की जिस प्रक्रिया, विकास व निर्माण की ये परिभाषा ऐसे हो जाएगी, जिस प्रक्रिया से गति करता है, जिस प्रक्रिया
से जिस प्रक्रिया में गतिमान है उसे ही इतिहास कहते हैं। ठीक है, उसे ही इतिहास कहते हैं। ऐसा स्पेंगलर ने इतिहास की परिभाषा दी थी। ठीक है, ये स्पेंगलर की एक परिभाषा है, सामान्य सी, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। ठीक है, और आगे इन्होंने क्या कहा है, और इसी मौलिक गति को नियति कहते हैं। ये जो मौलिक प्रेरणा है, इसी मौलिक गति को क्या कहते हैं, नियति कहते हैं, जो होनी ही है, उसमें अपना कोई प्रभाव नहीं होता। मौलिक गति को नियति कहते हैं, इसी मौलिक गति को नियति कहते हैं। ऐसा बुद्धि प्रकाश ने अपने दर्शन में लिखा है। बुद्धि प्रकाश ने लिखा अपने दर्शन, बुद्धि प्रकाश ने किताब लिखी है इतिहास दर्शन, उसमें ऐसा लिखा है कि मौलिक गति को नियति कहते हैं, जो कि आपकी गेटे इतिहासकार हुआ, जिनसे आपके बहुत प्रभावित थे स्पेंगलर, जो कि गेटे के साहित्य वार्ताओं में पाई जाती है, ढूंढी जा सकती है, जो कि गेटे के साहित्य व वार्ताओं में ढूंढी जा सकती है। ठीक है, ये तो कई बार गेटे का भी पूछ लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, तो जीवन अपनी आंतरिक प्रवृत्ति और मौलिक प्रेरणा से विकास व निर्माण की जिस प्रक्रिया में गतिमान होता है उसे इतिहास कहा जाता है, और इसी मौलिक गति को नियति बोलते हैं। ऐसी मौलिक गति का मतलब होता है ऐसी गति जो मूल रूप से चली आ रही, उसमें हमारा कोई प्रभाव नहीं होता, उसे नियति कहते हैं, ऐसा बुद्धि प्रकाश ने कहा है। और इस नियति के बारे में गेटे ने भी अपने साहित्य में और वार्ताओं में कई जगह इसका मेंशन किया है। ठीक है, तो ये बातें हो गई विज्ञान व गणित। इतिहास दर्शन में इनका तीसरा योगदान क्या था? इतिहास दर्शन में इनका तीसरा योगदान, इन्होंने कहा था कि जो ये वर्तमान का दौर है, मैंने पहले भी बताया, वर्तमान का जो समय है, यह आपके वर्तमान का समय अंतर्द्वंद्व का समय है। किसका? अंतर्द्वंद्व का समय है, कॉन्फ्लिक्ट का समय है। और इसमें हमारे पास दो ही विकल्प है, या तो दृढ़ बने रहो, मजबूत बने रहो इस द्वंद्व में, या पराजय स्वीकार कर लो। क्या कर लो? पराजय स्वीकार कर लो। और विद्यार्थियों, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट के अंदर इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि पराजय स्वीकार कर लो। इतना निराशवादी एक प्रकार से दर्शन था ये कि इस दौर में आप पराजय स्वीकार कर लो, ऐसा कोई नहीं कहता। और अगर थोड़ी सी आगे मैं और बात करूं तो गार्डनर ने इनके बारे में क्या कहा है, अगर मैं इनके मूल्यांकन की बात करूं तो गार्डनर ने कहा था कि ये बड़े संदर्भित व्यक्ति थे, कि स्पेंगलर ने जिस व्यक्ति से, जिस इतिहासकार से जो कुछ हासिल किया था उसका संदर्भ दिया था। जिस इतिहासकार से जो कुछ हासिल किया है उसका संदर्भ इन्होंने अपनी पुस्तक में दिया है। और प्रोफेसर बॉर्ने क्या कहते हैं? प्रोफेसर बॉर्ने ने कहा था कि स्पेंगलर एक संदिग्ध व विवादास्पद व्यक्ति है, संदिग्ध व विवादास्पद व्यक्ति है। ठीक है, कई सारी आलोचनाएं भी होती है इनकी। आलोचना इस बात को लेके होती है कि इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने अपना दर्शन दिया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि इतिहास गति करता वगैरह, ये सारी चीज़ें एक समय के लिए ठीक लगती है, बाद में वो काम नहीं करती। तो ये थे हमारे कौन? स्पेंगलर। तो इतिहास दर्शन में इनकी ये 3 योगदान ध्यान में रखना। इसके अलावा इन्होंने जो आपकी संस्कृति के बारे में बातें की थी वो सारी बातें हो गई। ये हो गया इतिहास दर्शन के स्पेंगलर। अगला टॉपिक जल्द पढ़ेंगे, इसको आज तैयार कीजिए आप अच्छी तरीके से। मस्त रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।